स्तर पर जाकर आप इन चीज़ों को लेकर रिपोर्ट कर रहे होंगे। जो स्थितियां ये पाकिस्तान में बनी हुई हैं, जो संघर्ष इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं बतौर पाकिस्तानी पत्रकार? जी, अभिषेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आज का एक बर्निंग इशू है, और मतलब ये जो बात है, सबने कभी इनकार नहीं किया कि ये कोई सेंसिटिव इशू नहीं है जी। या बिल्कुल ये चंद दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। ज़ाहिर बात है कि इसमें वक्त लगेगा, बिल्कुल। और यही बात है कि स्टेट ने और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटजी को काफी चेंज भी किया। और अब देखेंगे, जब अब अभी हमारा हाई लेवल इजलास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, वहां यही फैसला लिया गया था कि अब हम एक हार्ड स्टेट के तौर पे सामने आएंगे। इसमें सिर्फ ये इशू नहीं है कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आपने हर चीज जो है वो ताकत से हल करनी है। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि जो हमारे खिलाफ फोर्स उठाएगा, जो स्टेट की रेट को चैलेंज करेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा, उससे तो उसी जुबान में होगी बात। लेकिन जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बातचीत करना चाहते हैं, जो कि आइन के अंदर रह के टॉक्स चाहते हैं, उनसे ज़रूर बात होगी। और इस हवाले से हमारी जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है, उसमें काफ़ी हद तक इत्तेफ़ाक इसमें हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मैं अभी आपके पैनलिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने मारिम साहिबा के हवाले से बात की है। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब उनकी इज़्ज़त करते हैं, और जितने भी लापता अफ़राद हैं, उनके हवाले से उनका एक स्टांस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये कि उनके कुछ इक़दामात ऐसे भी रहे हैं जिसमें ये वाज़ेह हुआ कि कहीं न कहीं उनका टिल्ट जो है वो बीएलए की तरफ है। बीएलए की जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो कभी उसकी मज़म्मत नहीं करती। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या होता है, वो उसको कंडेम नहीं करती। और सबसे बढ़ के जो नॉन बलोच लोग बाहर से आके यहाँ पर मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, और उनको गोलियों का निशाना बना दिया जाता है, तो मारिंग साहिबा ने कभी भी उनको कंडेम नहीं किया। तो ये एक उनका जो एटीट्यूड है ना, ये उनका डबल स्टैंडर्ड शो करता है। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो मतलब थोड़ा-सा सेंस आए, और आगे जाके अगर वो चाहती हैं कि सियासी वाले से उनसे बात की जाए, तो अपने आप को पीएलए या ये जो उनका फ़राज़ का इत्तेहाद है, इससे अपने आप को दूर कर लें, उतना अच्छा रहेगा। एक जी। और बात मैं इसमें ऐड करूँगा, मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी, उसमें थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे। जी। जो दावा ये जो बीएलए वगैरह कर रहे हैं कि हमने इतने जवान किए शहीद, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टैट जो आ रहे हैं, अभी मार्च का महीना एंड हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर सिर्फ जी। बलूचिस्तान के अंदर 40 से ज़्यादा जो आतंकवादी हैं, जी। उनको हलाक किया गया। ओवरऑल अगर इसमें आप टीटीपी को भी शामिल करें, तो ये आंकड़ा 150 के आस-पास जाता है। ये जी। सिर्फ मैं आपको जी। मार्च का फिगर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके जी। मुकाबले में अगर हम आर्म्ड फोर्सेस का नुकसान देखें, जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं, इनके मुकाबले में बहुत ही कम। जी। ठीक है। दिनेश जी, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके का संघर्ष इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस संघर्ष की वजह से जो पाकिस्तान की अखंडता है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? पांडे जी, देखिए, जो मैं समझता हूं, देखिए, ये प्रॉब्लम्स जो अखंडता, क्योंकि ये लोग पहले भी भुगत चुके हैं जी। अपने इसी प्रकार की कुछ कार्रवाइयों की वजह से, जो इतिहास दोहराता है कि किस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान उस समय जो है, जो उनका अधिकार था, जब उनके मुजीबर रहमान क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा वोट लेकर आए थे, जो उनका अधिकार था वो उनको दिया नहीं गया, और उनके ऊपर जो है मिलिट्री एक्शन हुआ, जिस वजह से एक प्रकार की बगावत हुई, और वो बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान से अलग हो गया। अब वैसे ही हालात जो हैं बलूचिस्तान के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि आप जो है उनके मिसाइलों को, उनकी प्रॉब्लम को क्यों नहीं सुनते हैं? आप क्यों नहीं वो उन लोगों को वापस करते हैं, जो बलोच के युवक वहां से गायब हो रखे हैं? कम से कम उन लोगों को बता तो दो कि वो जीवित हैं या मर गए हैं। उन लोगों के बारे में सोचो, उन औरतों के बारे में सोचो जिनके के हस्बैंड जो हैं गायब हैं। उस औरत को ये नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूं या विधवा हूं। लेकिन देखिए साहब, मैं आपको पहले भी दोहरा चुका हूं, किसी भी विद्रोह को आप मिलिट्रेरली जो है उसको दबा नहीं सकते हैं, किसी भी विचारधारा को। मिलिट्री जो होती है वो कुछ समय के लिए उस विद्रोह को दबा देती है, और इस प्रकार का माहौल पैदा करती है कि दोनों पार्टीज जो हैं, सरकार और जो विद्रोही हैं या जिनके चैलेंज है, वो एक नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए,
एक दूसरे की बात सुने, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। एक कम से कम कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जिस समय बन जाता है, तो दोनों तरफ से लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट, अभी जो है ट्रस्ट डेफिसिट है। अब देखिए, अगर आपने देश को एकजुट रखना है हर समाज के अंदर, ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉब्लम है, हमारे देश के अंदर भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम सारी प्रॉब्लम्स का हल जो है वो आर्मी के थ्रू नहीं निकालते हैं। हम बातचीत करते हैं, सरकार के लेवल पे बातचीत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दिनेश जी, कुल मिलाकर बात यह है कि बातचीत करने के बाद जो है समस्या का हल निकाला जा सकता है। जावेद जी, इन्हीं बातों के साथ मैं आपका रुख करूंगा। एक बात जो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर हम लोग पढ़ते रहते हैं, एक रिपोर्ट भी लगातार निकलकर सामने आई थी कि जो पाकिस्तानी आवाम है उनका भी ये मानना है कि जो पाकिस्तानी सरकार है वो ठीक तरीके से बातचीत नहीं कर रही है, यानी कि बातचीत में कहीं कोई कमी है, इस वजह से लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं। और दूसरी ओर जावेद जी, क्या आप मानते हैं कि बातचीत की कमी है जिस वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं और अलगाववाद की जो भावना है वो और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है? देखिए अभिषेक, अभी सर ने बात की और इस बात से मैं उनकी इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक ऐसी चीज होती है जो इंडिया में भी होती है, हमारे में भी होती है, मसाइल तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट तो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा नहीं है तो ये सही नहीं होगा, इस बात को मैं भी मानता हूँ। बट सवाल जी वही जो मैंने कहा कि हमारा जो स्पेशल हाई लेवल सिक्योरिटी इजलास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे ये बात तय हो गई थी कि सारा काम आप फौज के ऊपर सुपुर्द ना करें, क्योंकि फौज ने तो वही काम करना है जहाँ एक्शन होगा, फौज की मतलब वहां पे उनका होगा रोल। लेकिन जहां पर आपको सियासी कुव्वतों से बात करनी है, आपको टॉक्स के लिए एक कंड्यूसिव माहौल बनाना है, तो वो काम जो है वो जो है वो सूबे की सियासी क़यादत और जो हमारी इस्लामाबाद की हुकूमत है उनको करना होगा, वो वजन उनको उठाना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात मतलब इस हवाले से सही है। लेकिन एक बात और भी है कि बात अगर होगी तो उसी से होगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करता होगा, उसको मानता होगा। अब जो हम पे बंदूक तान दे, बात न सुने, तो फिर ऑब्वियसली जो भाषा होती है वो भी फिर बंदूक की जुबान में होगी। तो मैं इसमें मतलब यही कहूंगा। एक और बात है कि अब चूंकि एक हमारा फैक्टर ये भी कि ये सारी जो मूवमेंट चल रही है ये सिर्फ एक सूबे की नहीं है, जिसको इस हवाले से भी समझने की जरूरत है कि इनके सेफ हेवन्स है अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका जो इतना असला वहां पर छोड़ के गया वो इनको भी मिला है, वो टीटीपी को भी मिला है, जिसकी वजह से ये आज तक खड़े हुए हैं। और अब शुक्र है कि काबुल हुकूमत को भी समझ में आ गई कि हम इनको मजीद पाल नहीं सकते और हमें पाकिस्तान के साथ अपने मामलात जो हैं वो तय करने होंगे, क्योंकि उन पर अमेरिका का भी प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ आप देखेंगे कि आने वाले माह में, अगेन मैं कह रहा हूँ, ये मसला एक हफ्ते में, एक माह में, 2 माह में हल नहीं होगा। 6 माह, 8 माह या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि सूरत हाल काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो सकती है। ठीक है दिनेश जी, जो स्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इन स्थितियों का असर पाकिस्तान यहाँ पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीनी नागरिकों पर भी हमले हुए हैं पाकिस्तान में, तो आपको क्या